देखिए बाबू, आज हम लोग फिजिक्स के यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो ये तो कोई बात नहीं हो कि इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में बता दिए। तो चार्ज का मतलब होता है आवेश और रेस्ट का मतलब होता है स्थिर। यानी सीधी सीधी बात हम लोग को समझ में आ गई कि स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेश का। किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। किसमें बाबू? स्थिर वैद्युतिकी में। तो आवेश स्थिर भी होता है, आवेश गतिशील भी होता है। अगर आवेश स्थिर हो तो सिर्फ उसमें विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बाबू? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आवेश जब गतिशील हो जाता है तो उसी को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसको धारा कहते हैं। तो यानी कि जब गतिशील हो जाता है तो वो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन जब स्थिर हो तो सिर्फ क्या उत्पन्न करता है? विद्युतीय क्षेत्र। तो इसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो समझने वाली बात यहाँ है बाबू। तो कहते हैं कि अगर मान ली स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा याद करिएगा तो स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युतीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि आवेश जो होता है अपने आसपास एक एरिया बना लेता है, उस एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन वही जब आवेश गतिशील हो जाता है तो एक नया चैप्टर जनरेट कर देगा विद्युत धारा, जिसमें हम लोग समझेंगे कि जो गतिशील आवेश होता है वो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो अब रही बात कि इसकी सिलेबस की, तो इसमें सिलेबस में हम लोग का कौन कौन आता है? तो इसके सिलेबस में आता है विद्युतीय विभव। यानी कि इस पार्ट में यूनिट 1 में हम लोग पढ़ना है विद्युतीय विभव को पढ़ना है। विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। दूसरा हो जाएगा गॉस प्रमेय। इसको बोलते हैं गॉस थ्योरम। एक इसमें पढ़ना है आप लोगों को धारिता एवं संधारित्र। 3 पार्ट इसमें पढ़ना है आपको। इसको बोलते हैं कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। सिटी एंड कैपेसिटर। तो समझना आपको ये बाबू कि हम लोग कहाँ, इसमें हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि स्थिर आवेश का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी में करते हैं। किस में करते हैं? स्थिर वैद्युतिकी में करते हैं। तो आवेश जब स्थिर हो तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और आवेश जब गतिशील हो तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र के बारे में, गॉस प्रमेय है और धारिता एवं संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हेडिंग दे लीजिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हेडिंग दे लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हेडिंग दे लीजिएगा, डेफिनेशन भी बोलते चलेंगे। हेडिंग दे दी बाबू। इंग्लिश में डेफिनेशन बोल दें। लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द
ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, electrostatics is the branch of physics. In which we study about charge in rest, charge in rest, बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखे गए हैं यहाँ पे जोड़ दिए, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच यू स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट, यानी किसका अध्ययन करने वाले हैं हम लोग, चार्ज इन रेस्ट का, यानी रेस्ट में आवेश को अध्ययन करने वाले हैं। तो हिंदी में लिखिए, नीचे हिंदी में लिख लीजिए, तो नीचे तिरछन लिखिए, स्थिर आवेश का अध्ययन, स्थिर आवेश का अध्ययन, स्थिर आवेश का अध्ययन स्थिर आवेश का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी में करते हैं, स्थिर आवेश का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी में करते हैं। नीचे तीर के साथ देख लीजिएगा, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, फिर नीचे तीर के साथ देख लीजिएगा, गतिशील आवेश, गतिशील आवेश, गतिशील आवेश विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये आपका पाठ है बाबू, ये तीनों पाठ लिख लीजिए यहीं पर, यही पढ़ना है आपको इसी में। तो पहला पाठ है विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र, गॉस प्रमेय, धारिता एवं संधारित्र। ओके बाबू, पहला पाठ फिर हेडिंग बना लीजिएगा।
विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र हेडिंग बना लीजिएगा और उसके नीचे हेडिंग दीजिएगा आवेश। अब सुनिए बाबू कि आवेश ही तो समझना है कि आवेश है क्या। तो कहते हैं बाबू कि आवेश के अगर इतिहास की बात करें, आवेश का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो एक थेल्स नामक आप गणितज्ञ भी सुने होंगे बाबू, आप लोगों को 10th क्लास में मिला होगा थेल्स पर में। तो थेल्स ने 600 BC मतलब ईसा के पूर्व से पहले इन्होंने अपने बुक में लिखा था कि अंबर का होता है बाबू, तो पेड़ से जो गोंद निकलता है उसी से अंबर बनता है। गोंद देखे हैं ना बाबू। अंबर और फलालैन का है, ऊनी वस्त्र जो होते हैं ना उसी को फलालैन कहते हैं। तीनों ने आपस में घर्षण किया तो देखें कि अंबर जो है अपने से हल्के वस्तु को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसा एग्जाम्पल तो आप लोग भी देखेंगे, कंघी का अगर सूखे बालों में अगर रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइएगा तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। तो समझने वाली बात यह है बाबू कि उन्होंने पहली बार ऐसे अपने बुक में जिक्र किया कि अंबर और फलालेन को आपस में हम लोग अगर घर्षण कराते हैं तो अंबर जो होता है अपने से हल्की वस्तु को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में अपने दैनिक जीवन में ऐसा एग्जांपल तो किए ही हैं कि हम लोग कंघी को अगर बालों में सूखल बालों में रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइएगा तो टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। इन्होंने इतना ही अपने किताब में जिक्र किया था। उसके बाद हुआ का कि इस आवेश शब्द का नामकरण जो है विलियम गिलबर्ट ने दिया था। कौन दिया था बाबू? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने इस आवेश शब्द का नाम दिया था। तो उसके बाद हुआ का, उसके बाद आए और देखिए कि इसकी जो बिहेवियर होती है वो दो तरह से होता है, या तो किसी को अट्रैक्ट कर लेता है या तो किसी को रिपेल कर देता है, यानी कि ढकेलता है। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसे बहुत सारे हम लोग चार्ज पार्टिकल लेकर देखा गया कि क्या कर रहा था, अगर मान लीजिए कोनो वस्तु पास में आ रहा है तो पास में आ रहा था तो कोनो खींच ले रहा था, कोनो क्या कर रहा धकेल रहा था। तो ऐसा देख के उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा बात नहीं, हम जानते हैं कि आवेश जो होता है उद्दू जैसा व्यवहार करता है। तो डुफे के नाम के साइंटिस्ट थे, डुफे, जिन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होता है। हमको ये नहीं पता कि कौन कौन होता है, लेकिन हमको ये पता है पक्का कि दो तरह का काम करता है वो, यानी कि एगो ढकेलता है एगो खींचता है। तो डुफे नाम भी डुफे है। अब बताया कितने टाइप का, दो टाइप के बताया कि आवेश जो होता है दो तरह का होता है। उसी के बाद जस्ट इन्होंने डिस्क्राइब किया, यानी कि डुफे तो उन्होंने बता दिया कि आवेश दो टाइप का होता है। तो एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया बाबू कि जो दो टाइप का है, एक होता है धन आवेश और दूसरा क्या होता है ऋण आवेश। तो ये इसकी इतिहास है। और रही बात कि धन ही आवेश क्यों नाम पड़ा, ऋण आवेश क्यों नाम पड़ा, तो ये बात आपको आगे समझा देंगे कि क्यों ये नाम पड़ा। तो आवेश की कहानी क्या है बाबू कि थेल्स ने अपने बुक में जिक्र किया था 600 ईसा पूर्व में, और उन्होंने किया क्या था कि अंबर और फलालेन के वस्तु को घर्षण करा के उन्होंने चेक किया तो देखा कि अंबर जो है अपने से हल्की वस्तु को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो उन्होंने देखा ही, तो इसका नाम विलियम गिलबर्ट दे दिए कि ये नाम जो है आवेश दे दिए इन्होंने नाम, यानी नामकरण कौन किया, विलियम गिलबर्ट। और डुफे आए कहें कि इसका क्वालिटी जो है दो तरह का होता है, तो डुफे ने बताया कि दो तरह का होता है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसका चिन्ह दे दिया कि एक का होगा प्लस और दूसरा का होगा वो माइनस होगा। तो ये आवेश की कहानी है। लेकिन आवेश इतनी ही से बात से नहीं बचेगा कि आवेश है क्या। तो आवेश जैसे पदार्थ का एक गुण होता है द्रव्यमान, क्योंकि पदार्थ में अगर द्रव्यमान होता है बाबू तो उसी से हम लोग पदार्थ का एक गुण अगर द्रव्यमान है तो दूसरा गुण होता है उसका आवेश। यानी कहने का अर्थ है कि पदार्थ का एक आंतरिक गुण है। आवेश का है बाबू, पदार्थ का आंतरिक गुण है।
तो पदार्थ का अगर आंतरिक गुण है तो इसको समझे कैसे। तो हम पदार्थ का आंतरिक गुण एक जैसे द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान करता क्या है बाबू, तो द्रव्यमान के चलते हम लोग किसी गुरुत्वीय क्षेत्र को यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को जैसे हम लोग रिलेट करते हैं, उसी तरह से अगर आंतरिक गुण अगर बात करिएगा आवेश के आंतरिक गुण से हम लोग का विद्युतीय क्षेत्र को रिलेट करते हैं। कहने का ये बात है कि अगर मान लीजिए किसी पदार्थ पर, अगर मान लीजिए कोई पदार्थ हमारा है, इस पदार्थ पर आवेश हमने अगर दे दिया, तो आवेश जो होता है अपने आसपास एक एरिया बना लेगा। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। क्या कहते हैं बाबू, विद्युतीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि हम मतलब पृथ्वी कर लें, तो पृथ्वी क्या करता है कि इसमें अगर मास है तो अपने आसपास एक एरिया रहेगा जहाँ से वस्तु को अपने तरफ खींच लेता है, उस क्षेत्र को हम लोग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। तो जो मास के चलते होता है तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, जो आवेश के चलते होता है तो विद्युतीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र होता है। यानी कि कहने का जस्ट लाइक जैसे मास एक उसका प्रॉपर्टी होता है किसी भी पदार्थ का, कि मास अगर मान लीजिए कि मास के नीचे नहीं जा सकते हैं, द्रव्यमान सबसे बड़ी बात है कि उसका छोटा पार्टिकल होता है। मतलब कहने का द्रव्यमान जो है मूलभूत परिभाषा उसकी है, उसी तरह से आवेश जो होता है किसी पदार्थ का है मूलभूत परिभाषा है। तो कहने का बात यह है कि अगर मूलभूत इसकी परिभाषा है तो यानी फंडामेंटल चार्ज है। तो इसमें एक बात तो आपको और ध्यान देना है आवेश से रिलेटेड, कि आवेश जो होता है कितने टाइप का होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो अगर समान चार्ज का रहेगा तो उस दोनों में क्या होगा बाबू, अगर दोनों समान चार्ज यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर मान लीजिए कि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया तो इसमें क्या होगा बाबू, आकर्षण। तो ऐसा गुण हम लोग को देखने को मिलेगा। तो हेडिंग दीजिए चार्ज। चार्ज हेडिंग दिया है ना, तो लिखिए तो देखिए आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जिसके द्वारा पदार्थ के विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। आवेश को हम लोग बाबू बड़ा क्यू से भी इंडिकेट करते हैं, छोटा क्यू से भी इंडिकेट करते हैं। और आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। क्या होता है बाबू, कूलम्ब। कूलम्ब को हम लोग कैसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। कोई कोई इसी को कूलम्ब पढ़ता है, कोई कोई इसी को कूलम्ब पढ़ता है। रही बात की इंग्लिश है, ये होता है कूलम्ब पढ़िए इसका, चाहे कूलम्ब पढ़िए। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बड़ा क्यू से या छोटा क्यू से। तो उसे में ऐड कर लीजिए तो पर ऑप्शन लिख के, चाहे तीर के साथ लिख लीजिए। देखिए आवेश को बड़ा क्यू या छोटा क्यू द्वारा सूचित करते हैं, द्वारा सूचित करते हैं तथा इसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। कूलम्ब कोष्ठ में सी लिख लीजिएगा, कूलम्ब होता है। नीचे तीर के साथ लिखिएगा। देखिए 600 बीसी में
थेल्स ने अपनी पुस्तक में आवेश के बारे में चर्चा की। नीचे तीर देखें, आवेश शब्द सर्वप्रथम डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने दिया। फिर नीचे तीर देखें, डुफे ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। फिर नीचे तीसरा देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के चिन्ह दिए। नीचे लिख लीजिएगा, पहला नंबर देखिए धन आवेश, क्वेश्चन प्लस बना लीजिएगा। दूसरा नंबर क्या है, ऋण आवेश, क्वेश्चन में माइनस बना लीजिएगा। नीचे हेडिंग दीजिएगा आवेश का गुण। आवेश का गुण properties of charge। तो पहला इसका गुण है बाबू कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो बाबू का उसमें होगा प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस रहेगा तो उसमें क्या होगा, आकर्षण। यानी कि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। यह पहला प्रॉपर्टी उसकी है, याद हो जाएगा कि समान आवेश यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस रहे उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। नोट कर लीजिए। तो देखिए समान आवेश में आकर्षण, समान आवेश में आकर्षण तथा असमान आवेश में समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण लिखा है ना, समान आवेश में प्रतिकर्षण कर लीजिए बाबू। समान आवेश में प्रतिकर्षण
तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। हो गया। दूसरा बात है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक हमने पदार्थ लिया, तो जिस पदार्थ को हमने लिया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जितना ही उतना ही प्रोटॉन है, तो ये विद्युता उदासीन होता है। क्या होता है बाबू, विद्युता उदासीन होता है। एक दूसरा भी हमने पदार्थ लिया जो कि विद्युता उदासीन है, यानी कि ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, ना इस पे कोई चार्ज है ना इस पे कोई चार्ज है, क्योंकि जितना इसके अंदर प्रोटॉन उतना ही इसके बाहर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ रिमूव करा दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ गया है तो बाबू यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसके ऊपर क्या हो जाता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन का जो ले ग्रहण करता है उस पर क्या आता है माइनस। तो अब रही बात कि अगर हम बात करें कि यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल तो नहीं है, यानी कि आधा इलेक्ट्रॉन आप नहीं ले जा सकते। जब भी ले जाइएगा तो एक को ले जाइएगा, दो को ले जाइएगा, तीन को ले जाइएगा, ऐसे ले जाइएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा तो क्वांटम नंबर, क्वांटम माने होता है कि पूरा पूरा, क्या होता है बाबू पूरा पूरा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटीकृत। यानी कि आवेश का होता है क्वांटीकृत, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यानी कि सबसे मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफर तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है या तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है या तो दे सकता है। जब देगा तो प्लस और लेगा तो माइनस। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या होता है बाबू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन भेजने से इतना चार्ज जो होता है ट्रांसफर होता है, यानी इतना आवेश जाएगा। अब ये बात रही बात कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत छोटी चीज़, तो बहुत छोटी है, क्योंकि 10 के पावर माइनस 19 अगर बटा में जैसे ही आएगा तो 0.0000 तब आएगा 119 के बाद आएगा 106 आएगा, यानी कि बहुत छोटा ही चार्ज है। क्या है, बहुत छोटा चार्ज है, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब भी ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो इसको एक और दो ट्रांसफर होने के, यानी कि जब भी पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसी को बोलते हैं बाबू पूर्ण गुणज। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो हमारा होता है मल्टीपल होता है एन का, और एन जो होता है हमारा वो बताता है कि इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या को इंडिकेट, किसके इंडिकेट करेगा, पूर्णांक संख्या को, या तो प्लस में, यानी कि या प्लस में आ जाएगा या तो माइनस में जाएगा, तो प्लस माइनस में जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो जब भी होता है क्यू का मान तो प्लस माइनस एन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्लस माइनस एन के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो वहाँ से आवेश जब बनेगा तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, त्याग करिएगा तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इस पर दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, हो सकता है कि तीन इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए। ऐसे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए कि हमने पता है एन इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग कर दिए, जब ये लेगा तो कितना लेगा, -1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर -2 जब लेगा तो ये -3 डॉट डॉट ऐसे ही माइनस एन ई, जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। तो समझने वाली बात यहाँ ये रहा बाबू कि उदासीन पदार्थ में अगर हम इसको हीट दें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे उदासीन पदार्थ में चला जाता है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर प्लस निकलता है, तो जब भी निकलेगा तो क्वांटम नंबर में निकलेगा। किस में निकलेगा, क्वांटम मतलब पूरा पूरा। क्या होता है बाबू, पूरा पूरा। जैसे मान लीजिए कि आप क्वांटम नंबर में है, जब भी बताइएगा तो कोई एक अच्छा सा नंबर बताइएगा, 10 को बताइएगा, चाहे 20 को बताइएगा, चाहे 30 को बताइएगा। तो जो रही बात ये क्वांटम नंबर कहलाता है, पूरा पूरा को कहलाता है हम लोग क्वांटम नंबर। आधा कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। तो सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। और रही बात कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्लस चाहे माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि ये सबसे छोटा आवेश है, इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता है। तो अब इसमें समझिए कि आवेश क्वांटीकृत क्यों होता है। तो आवेश क्वांटीकृत कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो पूर्ण गुणज के रूप में निकलता है, चाहे लेता है तो पूर्ण गुणज, यानी कि या तो एगो ले सकता है चाहे एगो दे सकता है, चाहे दो को ले सकता है चाहे दो को दे सकता है, तो इसी को बोलते हैं पूर्ण गुणज। क्या बोलते हैं बाबू, पूर्ण गुणज। तो दूसरा नंबर क्या लिखें, आवेश क्वांटीकृत होता है। लिखिए तो दूसरा नंबर, आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत, आवेश क्वांटीकृत होता है। हो गया।
तीसरा है बाबू कि मान लीजिए कि हमने एक विलगित निकाय ले लिए। विलगित निकाय का मतलब ये होता है कि इससे ना आवेश बाहर जाएगा ना इस बाहर से अंदर आएगा, मतलब पूरा पूरा अकेला। तो अकेला अगर इसमें हमने मान लीजिए चार्ज ले लिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक ए पार्ट ले लिए, ए वस्तु ले लिए और बी वस्तु ले लिए और एक सी वस्तु है। इसमें मान लीजिए कि 3 कूलम का आवेश है, इसमें मान लीजिए 4 कूलम का आवेश है, इसमें मान लीजिए -2 कूलम का आवेश है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया होगा। अब क्या कर देंगे बाबू कि इसको अगर मान लीजिए कि हमने ऐसे हिला दिया, तो हिला देने से क्या होगा कि अपने में क्या हो जाएगा, यानी कि री जनरेशन, यानी कहने का पुनर्स्थानांतरण हो जाएगा। मतलब कहने का इसका आवेश इस पे भाग जाएगा, चाहे आवेश कम बेसी हो सकता है, यानी कि पुनर्स्थापन कर सकते हैं। तो पुनर्स्थापन होगा अगर मान लीजिए कि यही ए पदार्थ, बी पदार्थ और सी पदार्थ की बात करें। तो अब रही बात कि मान लीजिए कि हो सकता है इस पे 1 कूलम हो जाए, हो सकता है इस पे 2 कूलम हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि इस पे आप पूछे कि इस पे कितना हो जाएगा, तो आपको बताना है बाबू कि जितना पहले से आवेश था वो बाद में भी उतना ही आवेश रहेगा। तो रही बात कि यहाँ देखेंगे यहाँ पर कितना है 3 कूलम, यहाँ पर है 4 कूलम, फिर माइनस कितना है 2 कूलम। और फिर इसी को हमने यहाँ पर जनरेट किया था, कितना है 1 कूलम, फिर 2 कूलम, इसी को हम मान लेते हैं x। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 3 7, 7 में से 2 घटेगा 5 कूलम हो जाएगा, ये आई हो जाएगा 3 कूलम अब प्लस x। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 2 कूलम, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2 कूलम। यानी जितना पहले आवेश था उतना ही बाद में भी आवेश रहेगा। यानी कहने का अर्थ है कि प्रकृति में कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। यानी इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा जितना यहाँ पर था, यानी कि जितना यहाँ पर हम लोग का चार्ज था उतना ही चार्ज यहाँ पर रहेगा। ये ट्रांसफर्ड हो सकता है एक दूसरे पर, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होता है न इसे उत्पन्न किया जाता है। तो क्या याद रखना आपको कि प्रकृति में कुल आवेश हमेशा का रहता है, संरक्षित रहता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। याद हो जाएगा? तो लिखिए तो तीसरा नंबर। देखिए प्रकृति में कुल आवेश, प्रकृति में कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। प्रकृति में कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। और न ही नष्ट। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा बाबू, प्रॉपर्टीज नंबर कितना पहुंचे? चौथा। देखिए तो जो आवेश होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता बाबू? वेग पर। क्योंकि इसकी फार्मूला अगर बात करिएगा तो Q बराबर होता है IT। क्या होता है? Q बराबर IT। इसके फार्मूला में कहीं वेग आ ही नहीं रहा है। लेकिन रही बात कि आवेश को हमने जस्ट लाइक शुरू के जब बात कर रहे थे तो उसमें हम द्रव्यमान से रिलेट किए थे कि आवेश जैसे पदार्थ का एक गुण हमारा क्या होता है? द्रव्यमान। क्योंकि पदार्थ, आप लोग पदार्थ का परिभाषा पढ़े होंगे तो जिसमें द्रव्यमान हो, जो जगह घेरता हो, चाहे मतलब जिससे हम लोग अनुभव करते हैं, वो हमारा पदार्थ है। तो जैसे पदार्थ का एक मूलभूत गुण अगर मान लीजिए कि द्रव्यमान है, वैसे ही पदार्थ का एक दूसरा गुण का है आवेश है। क्या है? आवेश।
तो अगर दूसरा गुण आवेश है तो आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन अगर द्रव्यमान का बात करिएगा तो द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है। अगर आपको बात जान के आश्चर्य होगी कि हमारे दौड़ने से हमारा मास अगर कम होता है तो आपको सोचने की भी बात है कि कहने का मतलब ये है कि आपके दौड़ने से जो होता है आपके मास में वेरिएशन यानी परिवर्तन आता है। जैसे मान लीजिए समझने वाली बात यहाँ है कि अगर हम बात करें कि दौड़ने के बाद जो आपको वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी के बाद जो द्रव्यमान होगा वो जो होता है बाबू, वो रेस्ट में अगर मास रहेगा यानी ये रेस्ट वाला मास है, वो क्या होता है बटा में 1 माइनस वी स्क्वायर बटा में होता है सी स्क्वायर। तो अब कहने का मतलब है कि वी स्क्वायर का है तो ये वेग है, क्या है वेग, ये का है प्रकाश का वेग, किसका है प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग कितना होता है बाबू, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, इतना होता है। ये कौन सा वेग है, तो ये हमारा रेस्ट है यानी कि स्थिर में है तब हमारा द्रव्यमान है, स्थिर में द्रव्यमान है। ये जब वेग कर रहे हैं तब द्रव्यमान है, वेग का द्रव्यमान यानी जब आप स्थिर हैं तब का द्रव्यमान, नहीं वेग है तब का द्रव्यमान। ये हमारा क्या है बाबू, प्रकाश का चाल है, और ये हमारा जो स्पीड जिससे पर रखेंगे उसको है। तो अब समझने वाली बात है कि हमारी स्पीड इसकी स्पीड की तुलना में मतलब बहुत छोटा है। कहने का बात ये है कि अगर मान लीजिए हमारा स्पीड होगा तो कितना होगा, तो ढेर अगर देंगे तो 60 मीटर पर सेकंड जाएंगे, 40 मीटर पर सेकंड जाएंगे, उतना कहिएगा ना, एक सेकंड में कितना जा सकते हैं दूर, तो इतना से ज़्यादा तो नहीं जा सकते हैं। जो ढेर होगा तो 200-300 जाएगा। ये देख रहे हैं कितना जा रहा है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, मतलब निचला बहुत ज़्यादा है और उसका स्क्वायर है बाबू, तो स्क्वायर है तो निचला बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 0 के बराबर कर देगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा बार, जैसे मान लीजिए कहने का अर्थ है कि अगर एक का हम 2 हिस्सा करते हैं तो ये बात पचने लायक है कि 2 हिस्सा मतलब आधा आधा हो जाएगा ना। अगर एक का 10 हिस्सा करते हैं तो मतलब समझिए बहुत छोटा पार्ट हो गया। मान लीजिए आम ही पर ले लें कि एक आम का हम 2 हिस्सा करते हैं तो आधा आधा तो ठीक बच रहा है, 10 हिस्सा करें तो बहुत छोटा छोटा हो गया। अगर मान लीजिए हम 20 हिस्सा कर दें तो बहुत छोटा हो गया। हम कह दें कि इसका अनंत हिस्सा कर दीजिए और उतना हम आपको देंगे, तो कहिएगा सर जी छोड़ दें अब दीजिए मत, ये कहे कि कितना के बराबर है, लगभग 0 को उतना देने का है, उसमें से एक हिस्सा देना लगभग 0 के बराबर है। मतलब इतना ही ज़्यादा है कि इसका जो मान होगा लगभग जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो 1 में से 0 घटेगा तो 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, एक ही होता है। तो इस पर कोई असर पड़ा, यानी कहने का अर्थ है कि आपके दैनिक जीवन में जो आप रहे हैं यानी कि रेगुलर लाइफ में आपके उतना अनुभव नहीं हो पाता, इसलिए दौड़ने वाला जो हमारा जो दौड़ने के बाद जो हमारा मास होता है और रेस्ट में मास लगभग समथिंग बराबर होता है, यानी कि वेलोसिटी का जो मास होता है और जो हम लोग स्थिर है तब का मास जो लगभग का होता है बराबर होता है, इसलिए हम लोग को अनुभव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बात आता है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो होता है वो 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब तो बात कुछ मैच कर रहा है ना, अब कुछ बात लेवल का आ गया ना। तो अब जब बात लेवल किया गई तो अब ये 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ वैल्यू देगा। तो यानी कहने का इसमें क्या होगा, तो कभी कभी क्या होगा कि इसका वेग द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान में अंतर देखने को मिलेगा, यानी कि स्पीड का द्रव्यमान और प्लस में वेलोसिटी का द्रव्यमान जो है हम चेक करेंगे तो दोनों में क्या दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा। और ये अंतर जो है पता, ये बात आपको बता देता है बाबू कि हमारा द्रव्यमान जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है, क्योंकि अंतर तो आ रहा है ना। तो द्रव्यमान जो होता है वो हमारा वेग पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश जो होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। बताओ समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब यहीं से निकला कि आवेश भी एक पदार्थ का गुण ही है, द्रव्यमान भी एक पदार्थ का गुण है, लेकिन आवेश जो होता है वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है बाबू। तो नीचे लिखिए, तो अगला नंबर देखें। देखिए आवेश का मान, आवेश का मान, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। वहाँ ये पैराग्राफ से निकलेगा, जबकि द्रव्यमान का मान, जबकि द्रव्यमान का मान, जबकि द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। वेग पर निर्भर करता है। अब एक हमको लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है बाबू, कि अगर मान लीजिए कि
किसी पदार्थ को हमने लिया है, ये उदासीन है, तो उदासीन है तो इसमें पदार्थ तो है लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर हमने कोई ऐसा लिया है वस्तु जिस पे मान लीजिए पदार्थ का द्रव्यमान भी है और इस पर कोई चार्ज भी है, तो अब हम लोग का बात है कि अगर मान लीजिए पदार्थ का एक प्रॉपर्टी द्रव्यमान है और पदार्थ का दूसरी प्रॉपर्टी आवेश है, तो द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। बात समझ में क्या करें कि अगर द्रव्यमान नहीं रहेगा तो जस्ट लाइक पदार्थ नहीं रहेगा, तो पदार्थ नहीं रहेगा तो उस पर आवेश हम कैसे उत्पन्न करेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि द्रव्यमान रहित तो वस्तु पर हम आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये उसकी उल्टी बात ये नहीं है कि जिस पे आवेश ना हो तो उस पर द्रव्यमान नहीं होगा। यानी कि इस पे आवेश तो नहीं है लेकिन इसमें द्रव्यमान है कि नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि इसकी उल्टी बात बिल्कुल सही नहीं है कि जिस पे अगर पदार्थ है यानी पदार्थ का द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो ही। अगर इसकी सही बात यह है बाबू कि अगर हम लोग द्रव्यमान रहित तो वस्तु जो होता है उस पर आवेश हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात हमने समझाया कि अगर मान लीजिए कि पदार्थ है तो जरूरी नहीं कि उस पर आवेश हो ही। बस में रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि द्रव्यमान रहित वस्तु पर हम लोग आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो रही बात की उसकी उल्टी बात ये नहीं सही है कि अगर मान लीजिए हम कहें कि अगर पदार्थ है तो आवेश उस पर हो ही। तो अगले नंबर लिखिए, तो देखिए द्रव्यमान रहित वस्तु पर द्रव्यमान रहित वस्तु पर द्रव्यमान रहित वस्तु पर द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो याद हो जाएगा बाबू। तो इसको आज के लिए इतना ही छोड़ दीजिए और इसको याद करके आइएगा। समझ लिए है ना, तो इसको याद करके आइएगा।